चलिए, हम हठ योग में अष्टांग योग टाइप्स ऑफ योग पढ़ रहे थे, जिसमें अष्टांग योग या राजयोग पढ़ रहे थे। और राजयोग में हमने बाह्य अंग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार तक के पढ़ लिए थे। अब अंतरंग पर हम आते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि, इनको हम महर्षि पतंजलि के हिसाब से आज पढ़ेंगे। तो महर्षि पतंजलि धारणा को के लिए बोलते हैं देश बंध चित्तस्य धारणा। मतलब देश में बंद होना ही चित्त की धारणा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चित्त को किसी एक जगह में बांध देना धारणा होती है। और इसके लिए इन्होंने क्या-क्या तरीके बताए हैं? इन्होंने बोला है कि किसी ज्योति पर, नासिकाग्र पर, जिह्वा पर या किसी बाह्य जो चीज़ें हैं, उनमें किसी पर भी चित्त को बाँधा जा सकता है। और देश किसे कहा गया है? देश उस ऑब्जेक्ट को कहा गया है जिस पर हम चित्त को बाँधते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि प्राणायाम और प्रत्याहार के अभ्यास में भी धारणा आवश्यक हो जाती है, लेकिन वो मुख्य धारणा नहीं होती है। वो एक धारणा का एक साइड रोल होता है जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम मुख्यतः अंतरंग पे आते हैं, धारणा पे आते हैं, तब हम मुख्यतः अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित कहाँ करते हैं? धारणा पर। और यही धारणा के विषय में उन्होंने षट चक्रों का भी वर्णन किया है। जो 6 चक्र होते हैं, उनका वर्णन किया है। और उसके साथ ही सहस्त्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र का भी वर्णन किया गया है। अब उन्होंने ये बोला है कि ज़्यादातर जो धारणा होती है, वो 2 तरह से होती है। एक तो तत्व ज्ञानमय धारणा और दूसरी वैषयिक धारणा। तो जो ज्ञान योगी होता है, जो बहुत अधिक जिसको नॉलेज होता है, तो वो ज़्यादातर तत्व ज्ञानमय धारणा करता है। लेकिन जो साधारण साधक होता है, तत्व योगी नहीं होता है, ज्ञान योगी नहीं होता है, वो विषय वैषयिक धारणा का प्रयोग करता है और उसी तरह के देशों का सहारा लेता है। तो अब इसमें जो एक नाद का भी सहारा लेना इसमें बताया गया है, जो कि नाद योग के अंतर्गत आता है। और ऐसा बोला है कि ये इसमें शब्द को वो देश बनाता है और शब्द पर धारणा करता है और चित्त को स्थिर करके और कुछ विशेष प्राणायाम वगैरह करके नाद योग का अभ्यास शुरू करता है और नाद पर अपने मन को एकाग्र करता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जब वो नाद पर अपने मन को एकाग्र करता है, तो सबसे पहले उसे जो अंतरंग नाद होते हैं, वो राइट ईयर दाएँ कान से सुनाई पड़ते हैं। ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। और वो नाद क्या-क्या होते हैं? शंखनाद, घंटनाद, करतलनाद, मेघनाद, अनाहत नाद, इस तरह के बहुत सारे नाद होते हैं, आंतरिक नाद होते हैं जो कि अ, अंदर ही अंदर सुने जाते हैं। और जब इन शब्दों को लगातार सुनते रहते हैं, तो साधक का चित्त जो है वो स्थिर होने लगता है और एक बिंदु पर जिस जगह वो स्थिर हो जाता है, वही उसका एकाग्र बिंदु कहलाता है। तो इस तरह से चित्त जब पूरी तरह से नाद नाद के अंतर्गत बिंदु और बिंदु के अंतर्गत मन, और जब मन पूरी तरह से विलीन हो जाए, तब ऐसा मानते हैं कि वो नाद योग सिद्ध हो गया है और उसने नाद धारणा को धारण कर लिया। ज्योति धारणा ज़्यादातर हम त्राटक या किसी अग्नि की सहायता से हम करते हैं। फिर चक्र धारणा जो है, तो उसमें जो षठ चक्र होते हैं, इन चक्रों पर धारणा की जाती है। षठ चक्र कौन-कौन से हैं? मूलाधार सबसे नीचे होता है, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। तो ये जो 6 चक्र हैं, इनके बीचों-बीच से जो सुषुम्ना नाड़ी जा रही है, तो इन चक्रों पर धारणा करके एक-एक चक्र को जागृत करते हैं और जो मूलाधार चक्र में
जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, उसको ऊर्ध्वगामी करके एक-एक चक्र ऊपर उठाते हुए आज्ञा चक्र तक लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये चक्र धारणा की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी धारणाएँ जैसे कि नासिकाग्र धारणा मतलब बाह्य ऑब्जेक्ट जो है नासिका अग्र यानी नोज़ टिप को बनाना और उस पर उस पर लगातार अपने आप को एकाग्र करना। और जिह्वा अग्र मतलब जिह्वा के जो सबसे टिप पॉइंट है उस पर धारणा करना। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स धारणा के हो सकते हैं। कई लोग नाभि पर भी करते हैं, कई लोग हार्ट बीट पर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट को लेकर करते हैं। और जब ये नाद योग में जब ये धारणा की जाती है तो इसमें आहत अनाहत दोनों तरह के नाद होते हैं। और नाद के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। तो ये जो 4 प्रकार होते हैं, ये चारों प्रकार से अ, साधक जो है नाद करके और नाद धारणा को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये उम, आहत नाद हो जाते हैं। फिर अनाहत नाद जो होता है वो साउंडलेस होता है। और इसमें ऐसा उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये विशेषकर एक कान से ज़्यादा सुनाई देता है और वो होता है राइट, दाहिना कान जो होता है वहाँ से अनाहत नाद ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने धारणा का वर्णन किया है और धारणा को एक अम, ऐसा सब्जेक्ट बताया है कि जिससे जो बिखरा हुआ मन है उसे अंदर की ओर एक जगह केंद्रित करने के लिए पहले बाहर किसी एक जगह केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है। और उसके लिए एक जो ऑब्जेक्ट आप लेते हैं जिसे यहाँ पर देश कहा गया है, वो उस पहले अपने मन को बाह्य रूप में बाह्य जगत में एकाग्र करना और फिर उसी मन को धीरे-धीरे आंतरिक जगत पर एकाग्र करना। तो जब तक बाह्य जगत पर साधक एकाग्र करता है, वो धारणा की अवस्था में रहता है और जैसे ही वो अंदर की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करता है, तो वो ध्यान की पोजीशन में आ जाता है। और महर्षि पतंजलि ने यहाँ ध्यान का सूत्र क्या दिया है? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। मतलब कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, जो भी आपका अ, बाहर का सब्जेक्ट था, उसमें एक तानता हो, मतलब वो लगातार आप उसे देख रहे हैं और एकाग्र होकर आपके अंदर की तरफ आप उससे जुड़ गए हैं, तो ये ध्यान होता है। अब इसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि कई बार जो देश है मतलब जो ऑब्जेक्ट है, वो आपका अंदर भी आप सेम रख सकते हैं। और जैसे बाह्य आपका धारणा चल रही थी, बिल्कुल वैसी ही धारणा अंदर की तरफ एक एकाग्र और एक तारता के साथ चलती रहती है, तो वो ध्यान में धीरे-धीरे परिवर्तित हो जाती है। और धीरे-धीरे एक ऐसी अवस्था आती है कि ध्यान में मन इतना एकाग्र और एक तार हो जाता है कि धीरे-धीरे उस आंतरिक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत खत्म हो जाती है। बिना उस आंतरिक ऑब्जेक्ट के भी जो ध्यान है वो लगाना संभव हो जाता है। और वो जो पोजीशन आती है, स्थिति आती है, वो आती है समाधि की। मतलब समाधि जो ध्यान का एक ऐसा स्वरूप है कि जब किसी भी देश की ज़रूरत नहीं है, ना अंदर से, ना बाहर से। मतलब समाधि ऐसा हम कह सकते हैं कि ध्यान का एक अ, चरम उत्कर्ष है या पीक है, जहाँ पर ध्यान समाधि में बदल जाता है। ध्यान जब होता है तब उसमें किसी न किसी चीज़ को हम किसी न किसी चीज़ पर मन एकाग्र करते हैं, भले ही वो आंतरिक रूप से करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ भी गायब हो गई, तो उसे समाधि की अवस्था में कहते हैं। और समाधि जो होती है, वो पूर्णतया स्वरूप शून्य नहीं होती है। उसमें आपके अपने होने का भास होता रहता है।
तो इसमें जब आप डीप में महर्षि पतंजलि पढ़ेंगे, तो उसमें समाधि के भी टाइप दिए हुए हैं। सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज, निर्बीज। तो वो जो समाधि के टाइप आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि समाधि के भी 2 चरण होते हैं। एक में तो पूर्णतः स्वरूप शून्य नहीं होता है, तो वो सबीज हो जाती है, और जब पूर्णतः स्वरूप भी शून्य हो जाता है, तो वो निर्बीज हो जाती है। ठीक है? तो ये इस तरह से जब आप उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ योग में पढ़ेंगे, तो उसमें टाइप्स में ये सारी चीज़ें आएँगी, और उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने एक और सूत्र दिया है संयम का, कि संयम क्या होता है? तो संयम के लिए उन्होंने कहा है त्रयमेकत्रम संयम, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों ही जब एक हो जाते हैं, तब वो संयम कहे जाते हैं। तीनों को एकाग्र होकर उन्हें संयम कहा जाता है, और तीनों का एक ही विषय पर संगठित होना संयम कहलाता है। तो ये भी कई बार संयम का आता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि तीनों का एक साथ हो जाना संयम कहलाता है। तो चूंकि हम तो एक सिर्फ टाइप्स ऑफ योग का एक टच कर रहे हैं, तो इसलिए अपन ये सुपरफिशियली पढ़ेंगे। निधि जी कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम, ये समाधि में जब वो शून्यावस्था की बात करते हैं, तो तब हम वो शून्य से क्या समझ रहे हैं, उसे कैसे हमें एक्सप्लेन करना है? उसे आप ऐसे समझिए, जैसे मैं शायद कई बार एग्जाम्पल देके भी समझा चुकी हूँ, कि जब हम फोर व्हीलर ड्राइव करना सीखते हैं, तो जब पहले दिन चलाते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान रहता है, जब हमको अगर गियर भी चेंज करना है, तो पहले हमारी एक नजर जाएगी गियर पर, उसके बाद हम गियर को चेंज कर पाएंगे। ये धारणा है। अब कुछ समय हो जाता है, 15 दिन, 20 दिन, तब आपको ये तो नहीं रहता है कि गियर देखें, बिना देखे आप गियर को चेंज कर लेते हैं। लेकिन आपके माइंड में एक थॉट आता है कि अब मुझे ये करना है, तब आप वो करते हैं। सामने कोई आ गया, तो माइंड में थॉट आता है कि ब्रेक लगाना है। और जब ये क्या हो गया, ध्यान। और वही चीज जब आप मान लीजिए 1 साल तक ड्राइव करते रहते हैं, तो आपके अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाते हैं कि वो चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। फिर आपको माइंड में सोचने की जरूरत नहीं रहती, कोई सामने आया तो आपका पैर ऑटोमेटिक ब्रेक पे चला जाएगा। आप चाहे हो सकता है उस समय मोबाइल पर बात कर रहे हो या किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में ये थॉट नहीं आएगा कि कोई सामने आया है, तो मुझे ब्रेक लगाना है। तो ये होता है समाधि। तो जो शून्य अवस्था है, वहां पर हम ऐसा मान सकते हैं कि सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं। वहां पे फिर आपका किसी भी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। तो इस तरह से हम उसे मान सकते हैं कि जहां हमको ना कोई बाह्य साधन की आवश्यकता है, ना आंतरिक साधन की आवश्यकता है। सिर्फ वो होता जा रहा है अपने आप। ठीक है? तो शून्य का मतलब यही होता है कि जहां कुछ भी ना होना, कोई एफर्ट नहीं होना, कोई ऐसी चीज नहीं होना कि जो हम कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन शून्य का मीनिंग ले सकते हैं। क्या हम इसको जब वर्णन करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि शून्य मतलब बाहरी और आंतरिक आलंबन छूट जाए और अपने आप बिल्कुल में एकाग्र हो जाए। निर्विकार हो जाए हम। ठीक है। है ना? भरत भैया। मैडम, समाधि मतलब स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, विचार शून्यता की स्थिति होती है। मतलब शून्य जो आप बोल रहे हैं कि उसमें चैतन्यता तो बनी रहेगी चैतन्यता तो रहेगी। समाधि में। तो थॉटलेसनेस हो जाता है कि विचार शून्य हो जाते हैं, सभी चीज शून्य जाती है, लेकिन सभी चैतन्यता शून्य। बनी रहती उसको आप ऐसा है। कह चैतन्य तो सकते हैं कि जैसे ये हाथ है ना? या जैसे हमारी आईलिड है। ये हमारे इतने कंट्रोल में है कि यदि मान लीजिए मैं आपकी तरफ कुछ फेंकूं, तो आपको ना सोचना पड़ेगा ना कुछ, आपकी आंख बंद हो जाएगी, या आपका हाथ ऐसे सामने आ जाएगा अपनी आंख को सेफ करने के लिए। क्योंकि आप वो सारे कैलकुलेशन उतने समय में कर लेंगे कि अगर आँख में मान लीजिए कोई पॉइंटेड चीज़ है, तो आँख अगर डैमेज होगी तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ लग गई तो शायद उतना मुझे कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचेगी।
है ना? तो अब क्या उसके लिए आपने टाइम लिया उतना सोचने विचारने के लिए? ऑटोमेटिक हो गया, है ना? जी। तो ये जब मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, क्योंकि समाधि में भी 2 दी गई हैं, एक सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज, निर्बीज, है ना? तो ये हो तो गया ऑटोमेटिक, लेकिन उसमें एक बीज है, तो वो सबीज हो गया। और जब वो भी खत्म हो गया, तब फिर मोक्ष वाली अवस्था की समाधि आई और वो निर्बीज हुई। लेकिन मैडम अननोइंगली रिफ्लेक्स एक्शन समाधि नहीं होगा, नहीं, कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ऑफ कोर्स उसमें कोई विचार नहीं होता है, हाँ, लेकिन मतलब वो भी सिर्फ समाधि नहीं। समाधि नहीं है, लेकिन वो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की तरह होने लगता है। इसलिए हम एक समझाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन को यूज कर रहे हैं कि उस समय हमको सोचना नहीं पड़ता है। वैसे ही समाधि की अवस्था में आता है कि हम निर्विचार हो जाते हैं और चीजें होती जाती हैं। स्वाति जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने धारणा समझाया कि हर चक्रों के अकॉर्डिंगली भी धारणा होती है, जैसे अनाहत, तो वो राइट कान से सुनाई देती है या जो भी जैसे, तो इसमें जो सुनाई देता है, अगर हम अनाहत चक्र की बात करें या केंद्र की, तो वहां पे क्या हार्ट बीट सुनाई देती है राइट से, या वहां पे किस टाइप का फीलिंग आता है? नहीं, वहां पर बहुत सारे स्वर दिए गए हैं, जैसे अभी आपको बताया था, जैसे जंगल में जाते हैं तो एक नाइट में आता है, कैसा बोलना चाहिए, वो एक कीड़ों की आवाज कभी हाँ फील जी, हाँ की जी, हो, झिंगुर है की ना? आवाज आती है। झिंगुर हाँ जी, टाइप की आवाज, मेघ के गरजने की, बांसुरी की आवाज, सागर की लहरों की आवाज, तो इस तरह की बहुत सारे साउंड्स दिए गए हैं उसमें। और वो फ्रिक्वेंटली वही होता कि लाउड के नीचे का आप जो सूक्ष्म है उसको तलाशो, फिर वो लाउड हो गया आपके लिए, तो फिर उसके नीचे का सूक्ष्म, तो फाइनली आप हार्ट बीट को बिल्कुल इजीली सुन सकते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया कि रात में अगर ऐसा हाथ रख के और ऐसे सोते हैं आप, तो आपके कान में हार्ट बीट आती है कि नहीं आती है? थम्स अप करके यहाँ की बता। बजती है मैम। हार्ट बीट सुनाई देती है ना, मतलब एक पल्पिटेशन सुनाई देता है ना, हाँ। है ना? तो हमारे अंदर तो साउंड है इसका मतलब, या हम स्टेथोस्कोप को चेस्ट पे रखते हैं, तो हार्ट बीट सुनाई देती है। लेकिन हम अपने जो साउंड फ्रीक्वेंसी को इस तरह से नहीं सेट कर पा रहे हैं कि हम उसको सुन पाएँ। और जब उसके लिए हम अवेयर हो जाएँगे, तो डेफिनिटली हम उसको सुन पाएँगे, है ना? यस मैम। फिर आपकी इतनी शार्प हो जाती है वो सुनना कि जैसे सभी ने कभी ना कभी बीपी चेक कराया होगा, ठीक है? अब जब वो बीपी चेक करते हैं, अगर मैनुअल दें या मशीन से, किसी से भी लें, लेकिन वो एक मेज़रमेंट होता है कि पल्स कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक खत्म हो रही है, ठीक है? क्या वो आप मेज़र कर पाते हैं? नहीं कर पाते, हम वो नंबर देखते हैं। लेकिन जब आप इस मेडिटेशन में आ जाते हैं, तो जैसे ही आपकी यहाँ पल्स शुरू होगी, तो आप बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता से आप फ़ील कर पाएँगे कि यहाँ से मेरी पल्स शुरू हो गई और यहाँ खत्म हो गई, मतलब मेरा बीपी ये से ये है। तो जैसे-जैसे मैम आप किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव होते जाएँगे, अवेयर होते जाएँगे, वैसे-वैसे उस चीज़ पर आपकी कमांड होती जाएगी। मैम जैसे ये हमने चक्र बोला, आपने अनाहत चक्र का जैसे ये डिस्क्रिप्शन दिया कि स्वर अलग अलग हैं, तो ये तो कोई भी चक्र पे मतलब सेम ही स्वर आ सकते हैं आप ना? 2 चीज़ को मिला रही हैं। ये हाँ जो जी। स्वर अलग-अलग है, ये नाद योग है, ये चक्र नहीं है। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि अनाहत नाद उस पे योग में नाद। नाद योग में 2 तरह के स्वर होते हैं, अनाहत और आहत। ओके। अनाहत ओके। मतलब विदाउट साउंड के, आहत मतलब साउंड के साथ। अच्छा, अच्छा, वो यहाँ मैंने एक्चुअली चक्र तो से, हाँ, केंद्र, वो हाँ, आप ठीक है, ठीक गलत है। कनेक्ट कर अभी रही क्लियर हैं। हो गया। हाँ क्लियर जी, ना? हाँ जी। ओके, हाँ जी। ओके। थैंक यू मैम। रितु जी, वेलकम। मैम थोड़ा सा मेरा शुरू का मिस हो गया, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। आपने लास्ट में बोला धारणा, ध्यान, समाधि, जहां तीनों एक हो जाते हैं, तो उसको मतलब शून्य की अवस्था वो वाली हुई। हाँ, उसको उन्होंने संयम की अवस्था बोला है। संयम। इन तीनों को मिला के ही संयम बनता है, ऐसा उनके सूत्र में दिया गया है। क्योंकि अभी हम ये क्या
महर्षि पतंजलि के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अष्टांग योग उन्हीं का है ना। तो उन्होंने सूत्र ही दिया है, त्रयम एकत्र संयमः। मतलब त्रयम एकत्र मतलब 3 चीज वो कौन कौन सी है? धारणा, ध्यान, समाधि। तीनों ही एकत्र संयम कहे जाते हैं। मतलब एक साथ तीनों को संयम कहा जाता है। जैसे हम 5 को बहिरंग और 3 को अंतरंग कह रहे हैं, ऐसे ही धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को संयम कहा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। एक आप जैसे बोल रहे थे ना कौन सी आवाज सुनाई देती है, तो वो भंवरे की जो गुंजन होती है, हाँ, वो वाली आवाज आती है। भंवरे की नहीं, वो झिंगुर वर्ड सही है। झिंगुर, झिंगुर झिंगुर, हाँ झिंगुर की आती है झिंगुर वो। सॉरी, हाँ। हाँ, चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम जब मेडिटेशन में डीप में पहुंच जाते हैं तब भी हमको ये सुनाई देने लगती है ना, जैसे सब ध्यान लगा रहे हैं, जैसे हमारे महाराज जी लोग लगाते हैं, वो मेडिटेशन कराते हैं तो बोलते हैं कि अब घंटे की घन 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 आवाज सुनाई दे रही है, तो उनको सुनाई देती होगी, हम तो उनको फॉलो करते हैं, हमें तो सुनाई नहीं देता। नहीं, ये जब आप एक मेडिटेशन होता है जिसको साउंड ऑफ साइलेंस या इनर साउंड कहते हैं, वो करते हैं तो ये सब सुनाई देते हैं। प्रैक्टिस की फर्स्ट डे ऑब्वियसली नहीं सुनाई देंगे, और ये भी एक सीक्वेंस होता है इनका कि पहले ये आवाज, फिर ये आवाज। मान लीजिए 10 कोई आवाजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। किसी को हो सकता है आपको 10 से 1 पे जाना है ना। तो किसी को हो सकता है कि 10 से ही सुनाई दे, किसी को हो सकता है कि 5 से सुनाई दे जाए। तो यहाँ सबकी यात्रा अलग अलग है, क्योंकि ये जो यात्रा है ये आपकी सिर्फ इस जन्म की नहीं होती है। अगर आप इधर आए हैं योग में और अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा रहे हैं, मतलब पिछले जन्म में भी आपका कुछ एक ऊपर उठी हुई कॉन्शियसनेस थी। अदरवाइज यहाँ आना संभव ही नहीं है, क्योंकि योग एक सिद्धि कहलाती है, और इससे वही व्यक्ति जुड़ के रह पाता है जो जिसकी कॉन्शियसनेस हाई रहती है। अदरवाइज ढेर सारे आपको बहाने मिल जाएंगे और आप धीरे धीरे छोड़ देंगे, या एक उसको फिजिकल लेवल तक करके छोड़ देंगे, है ना। तो मेडिटेशन जो है, आप देखिए हर जगह, देखिए किसी भी डॉक्टर से, किसी से भी सुनिए, मेडिटेशन इतनी बेस्ट थेरेपी है ना कि उसके इक्वल कोई कोई भी अभी तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढ पाया है, ठीक है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वो थेरेपी भी है, आपकी कॉन्शियसनेस को भी ऊपर उठाती है, आपको भी ऊपर उठाती है, लेकिन वो करें कैसे ये किसी को नहीं मालूम। अभी सब क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। इन्होंने ऐसा बोला, हम ऐसा कर ले रहे, उनने ऐसा बोला, आपको क्या चाहिए है? आपकी बॉडी क्या बोल रही है? इस पे कोई नहीं जा रहा है ना। तो जैसे एक एक्सरसाइज में अक्सर कराती हूँ, यहाँ पर जो मेरी नाइट क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वो किए हुए हैं, तो वो शांत रहें। बाकी लोग कोई 3 नाम चुने जिनको आप सबसे प्यार करते हो दुनिया में। बताएं भरत भैया, कौन से 3 नाम चुने? मैडम, एक तो हमारी बेगम है अलका, उनको करते हैं, और 2 बिल्कुल बेटे। बिल्कुल। तो एक इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर के नाम चुनेगा। थम्स अप करके बताएं, राइट? ठीक है। अपना हस्बैंड है तो वाइफ का, बच्चों का, या पेरेंट्स का हो सकता है। लेकिन वो फर्स्ट 3 में आपका अपना नाम कहाँ है? किसने चुना था? थम्स अप करके बताएं। 100% नहीं चुना होगा, जबकि सबसे पहला आपका नाम होना चाहिए। मैंने चुना था मैडम, क्योंकि ये सीखा हुआ है। हाँ, आप लोग नाइट क्लास वाले, इसलिए आप लोग का सीखा हुआ है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो नाइट में क्लास ज्वाइन करते हैं वो नाइट में नहीं हूँ मैम, वैसे ही मतलब सीखा है कि पहले सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है, फिर किसी और को मैम करना ये है। बात आपने ना इन क्लास में भी कई बार बताई है। अच्छा। यही है मैम। तो इसमें इसका मीनिंग एक्सरसाइज का सिर्फ ये है कि हम अपने आप को कहाँ रख रहे हैं, है ना। इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल निकलता है कि यदि मैं आपको बोलूं कि बोर्ड पर आप 10 नाम लिखिए, या कॉपी पर 10 नाम लिखिए जिनको आप बहुत अधिक प्यार करते हैं,
अब उसमें से आपको 2 नाम काटने हैं, फिर 2 नाम काटने हैं, लास्ट में 1 बचता है, तो वो आपका अपना कभी नहीं बचेगा। अभी मैंने बता दिया है तो आपका बच जाएगा, लेकिन यदि इन जनरल हम एक्सरसाइज ये करते हैं तो या तो अपने मम्मी का बचेगा या पापा का या बच्चे का या अपने जो आपका कंपेनियन है उनका, ऐसा ही कोई ना कोई आएगा। तो मेडिटेशन का मतलब ये होता है, सही मेडिटेशन वो होता है कि आपका माइंड क्या चाहता है, वो मेडिटेशन होता है। ऐसे तो आप कितने भी मेडिटेशन चलते रहेंगे, आप बैठे रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो मेडिटेशन आप कब करेंगे, उसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं बहुत बार देती हूँ कि एक सब्जी बनानी है, बाकी लोग इंग्रेडिएंट्स निकाल के दे देते हैं, बता देते भैया इसी सीक्वेंस में मिला देना, हम मिला देते हैं और रोज वो सब्जी बन जाती है। वो लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपको रोज लगता है यार ये तीखी ज्यादा है, खाते नहीं बन रही है, लेकिन आपको यही नहीं पता ना कि किससे तीखापन आ रहा है। लेकिन जिस दिन आप ये पहचान जाएंगे कि ये जो एक इंग्रेडिएंट है कटोरी में, इसका ये महत्व है, ये जो दूसरा है इससे ये फ्लेवर जनरेट होता है, उस दिन आप पहली बार अपने अकॉर्डिंग अपनी सब्जी बना पाएंगे। राइट कि रॉन्ग? राइट ना? तो आपको मेडिटेशन में जब तक ये नहीं मालूम कि आपका माइंड किस लेवल पे खड़ा है, वो क्या चाह रहा है, तब तक आपका मेडिटेशन आप करेंगे लेकिन होगा नहीं। वो सिर्फ एक प्रोसीजर होगी कि आंख बंद करके बैठ गए और हम जो सामने के इंस्ट्रक्शन है वो सुनते जा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है, खासकर रिकॉर्डेड में तो 100% होता है कि यदि हमने 10 मिनट का किया तो 5 मिनट तो हमारे अपने ही थॉट्स चलते रहेंगे, वो इंस्ट्रक्शन चलते रहेंगे, है ना? तो वैसे मेडिटेशन कभी नहीं होता। मेडिटेशन जो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं वो लाइव ही होते हैं, क्योंकि उसमें आपको रिकॉर्डेड में मालूम हो जाता है कि अब इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये करने वाले हैं, तो आप अपना जो कनेक्शन है वो खो देते हैं। मैडम अक्सर मैं जो मेडिटेशन कराता हूँ मैं उसमें बोलता हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं ये एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है जहां आपको पहुंचना है, एक अनुभव है जो आपको अनुभव करना बिल्कुल है। सही बात है ये। तो ये सबके लिए डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं हो सकता किसी के लिए भी, है ना? अभी जैसे मान लीजिए शाम रात में जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उन्होंने लगभग 25 से 30 टाइप के मेडिटेशन कर चुके हैं। तो अब उनको किसी को एक बहुत अपने आप पे सूट होगा, कोई एक, किसी को कोई दूसरा सूट होगा। तो उसका मोटिव यही है कि उसका साइंस समझो, उसको अपने हिसाब से बनाओ और फिर उसको कंटिन्यू करो। तो मेडिटेशन हमेशा एक, जो भैया बोले अभी, कि एक ऐसी अवस्था है कि जिसको महसूस किया जा सकता है करके ही। उसको इवन जिसने महसूस किया है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो ये है। ठीक है, चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? मैम हेलो बोले। आदि में आप आपकी ना वॉइस नहीं आ रही है, जी, बहुत स्लो आ रही है मैम आपकी। समाधि में आपने दो टाइप्स बताए, समाधि और किसी और को क्लियर आ रही क्या, तो वो रिपीट कर दे उनका क्वेश्चन। नहीं आ रही मैम। हेलो मैम हेलो चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? जी हाँ, बोले निधि जी। मैम निधि जी बोले। मैम ध्यान और सर्विकल समाधि में कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम? ध्यान में हम एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हैं अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लेके, और सविकल्प में कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो हो चुका है एकाग्र। अच्छा, कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है। थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है,
है ना। जैसे 2 का टेबल बच्चा लर्न करने की कोशिश कर रहा है, बार बार पढ़ रहा है, और एक स्टेज के बाद उसको लर्न हो गया है, तो वो बिना देखे भी मैम उसको क्या पढ़ पा रहा है। हाँ मैम क्या यहाँ पर भी मतलब घेरड़ संहिता के अनुसार तो नहीं, मतलब जनरली हम देखें वैदिक परंपरा अनुसार, तो क्या यहाँ पर भी जो ध्यान में एकाग्र हो रहे हैं उसके टाइप्स है? देखिए, ध्यान के टाइप्स तो महर्षि पतंजलि ने नहीं बताए हैं, है ना, लेकिन घेरण्य संहिता में बताए गए हैं। हाँ वो 3 बताए हैं, 3 स्थूल टाइप है, सूक्ष्म हाँ। ज्योतिर्मय। तो ये हर ग्रंथ के हिसाब से अलग अलग होता है ना। जैसे ज्ञानार्णव में भी कुछ टाइप बताए गए हैं, 4 टाइप, तो सबके हिसाब से अलग अलग है। तो मेरा कहने का वही मतलब होता है कि उन सबको पढ़ के समझ के फाइनली हमें कहाँ जाना है, या फाइनली मुझे क्या चाहिए है, उसको कस्टमाइज करना मेडिटेशन अपने लिए, वो आपके लिए मेडिटेशन है। मैडम, आपने जो बताया कि संयम में धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों एक जगह संगठित हो जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है ये वर्टिकल ट्रांजेक्शन होता है। पहले धारणा होगा तभी ध्यान जाएगा, ध्यान होगा तभी समाधि जाएगी। ये एक भैया, साथ से तीनों थोड़ा की सा यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे हम तीनों को अंतरंग कहते हैं, अंतर। धारणा ध्यान, वैसे ही तीनों को संयम कहते हैं। अच्छा, इन ज्वाइंटली इनको 3 हाँ, स्टेट। अगर हमने संयम वर्ड यूज किया, इसका मतलब उसमें धारणा ध्यान समाधि तीनों चीजों का ही समावेश है। ठीक है, ठीक। टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी वही, करेक्ट। स्टेट नहीं है, टर्मिनोलॉजी। हाँ, स्टेट नहीं है। प्राची जी, आप कुछ बोल रही थी, बोले प्राची जी। प्राची जी, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करें ओके, अपने। सॉरी कोई सॉरी बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम। जैसे ना जैसे कि हम सोच रहे हैं कि भैया समाधि के स्टेज तक जाना है, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कभी जैसे हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, कभी आसन भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी, सब पूजा पाठ भी, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना एक कभी कभी स्टेज ऐसी आ जाती है ना कि उत्साह की कमी हो जाती है। ऐसा लग रहा है अरे हम कर तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए, यदि आप सिस्टमैटिक करेंगे तो ऊपर उठेंगे ही। यदि आप KG 1 पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम दिया है, तो आप ऊपर आगे अपर KG में जाएंगे ही, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को बिखेर लेते हैं। कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। एक तरफ एक ध्यान लगा के करिए, और धीरे धीरे आप देखिए। और आज भी आप ये कैसे देखिए, डायरेक्ट तो समाधि की अवस्था कोई पा नहीं सकता, उसके लिए तो बहुत मेहनत की जरूरत थी। लेकिन आप आज मान लीजिए आप 2 साल से योग में जुड़े हैं, या 3 साल से, तो आप 3 साल पहले के अपने आप को देखें, उस समय के आपके डिसीजन, उस समय का आपका बिहेवियर, और आज को देखें, तो मैम वो तो बहुत 100%। चेंज हो गया है, हाँ, वो तो बहुत बहुत ही चेंज हो गया। अलग हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कभी किया था आसन की प्रैक्टिस लगातार 8 महीने तक की थी, लेकिन एक स्टेज के बाद ना वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो फिर ना बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। नहीं, एक्चुअली देखिए, हम लोग जिस स्टेज पे शुरू कर रहे हैं ना, वहां पर थोड़ा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप सोचें एडवांस आसन कर लें तो वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत छोटी अवस्था से शुरू करना ही बेटर होता है, क्योंकि एक मसल्स का स्ट्रक्चर बन चुका होता है। तो वो फ्लेक्सिबल तो होंगी, लेकिन इतनी नहीं होंगी कि आप जैसा कि कोई भी एक एडवांस आसन में है उतनी हो जाए। तो उस समय आप ये लेके चलिए कि आपके लिए जहां तक आप पहुंच रहे हैं, और जहां तक आपकी बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग को फील कर रही है, वही उस आसन की फाइनल स्थिति आपके लिए है। दूसरे के लिए वो कुछ भी हो ओके सकती है ओके। ना। तो एक समय के बाद बॉडी के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, खासकर लगभग 20 या 25 साल के बाद, बॉडी के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती है कि 100% हो जाए, है ना। उस समय फिर आप क्या कर रहे हैं कि जैसे कि
बचपन में आपकी 100% फ्लेक्सिबिलिटी रही होगी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया तो धीरे-धीरे वो कम होती गई। तो ये लगातार जो कम होती जाएगी, उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। तो वो आप कैसे देख सकते हैं कि जैसे आप अपनी एज के जो एज ग्रुप के और भी लोगों को देखें जो आसन नहीं करते हों और उनके सामने कभी बताएं कि ये हम इतना कर पाते हैं, तो शायद वो उतना भी ना कर पाए। यस मैम। वैसे तो देखा जाए तो मेंटली इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है कि जहाँ हम लोग कंफ्यूज रहते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत बढ़ गया है। भले ही आसन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर शायद एक्सपेक्टेशन गलत सेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, हम एक्चुअली एडवांस आसन की कर लेते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता है, और एक एज के बाद लगभग 30 के ऊपर मैं सभी को बोलती हूँ कि आपकी जो एक्सट्रीम बेंडिंग है, चाहे वो फ्रंट बेंडिंग हो, बैक बेंडिंग हो, साइड बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग हो, जो भी एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग पर आप जहाँ रुकते हैं, वही पोजीशन उस आसन की आपके लिए फाइनल है। क्योंकि आप उतनी ही स्ट्रेचिंग फील कर रहे हैं कि जितना उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसमें फील करता। तो इससे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सैटिस्फाइड ना हो। और इसीलिए बार-बार जो मैं बोलती हूँ ना कि बॉडी और माइंड डिफरेंट होते हैं। आप अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। यस तो मैम। हाँ, तो हमेशा जो हमारे लिए मैक्सिमम है, हमको जो बेस्ट पहुँचाए बस हमको वो देखना है। क्योंकि ये अपनी यात्रा है। ये जो आप लोग अभी कर रहे हैं, ये सिर्फ़ आपकी अपनी यात्रा है। किसी और की यात्रा नहीं है, इसका किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं है। ठीक है? यस मैम, स्वाति जी? थैंक यू। स्वाति जी? जी। मैम जैसे कोई बड़ी उम्र में आने के बाद जैसे कहते हैं जो योगी होते हैं जो करते हैं ध्यान धारणा मतलब जो योग करते हैं योगी जो कहलाते हैं तो वो जैसे कहलाते हैं कि समाधि समाधि लगाना तो वो अंत समय के टाइम के लिए ही कहते हैं कि समाधि में चले गए हैं या समाधि लगा ली है या ये डेली लाइफ में समाधि के बाद भी नॉर्मल लाइफ में आया जा सकता है। एक्चुअली जब ध्यान की अवस्था अपनी सबसे उच्च पीक पर, हाईएस्ट पीक पर होती है, उसके बाद हमें करने को कुछ भी नहीं रहता है। वो जो कुछ भी होता है, वो होता है अपने आप। वो ऑटोमैटिक होता है। और समाधि एक नाम दिया गया है कि जब व्यक्ति की अंतिम अवस्था आती है, तब उसको समाधि कहते हैं, लेकिन एक्चुअल समाधि वो नहीं है। समाधि जीवन में कभी भी किसी भी समय लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो जैसे होता है ना कि अपभ्रांतियां हो जाती हैं। जैसे लोग यूज करते हैं ना कि अ, बाथरूम जाना है। अब एक्चुअल वो क्या होता है? यूरिनेशन के लिए जाना है, लेकिन वो वर्ड इतना हो गया है फेमस कि उसको लोग उसी के सिमिलर लेते हैं। ऐसा ही समाधि है कि समाधि का मतलब ये नहीं है कि वो अंतिम पोजीशन में हो, या समाधि इसलिए भी कई बार ऐसे अंतिम उसमें भी लेते हैं क्योंकि वो सबसे अंतिम सीढ़ी है। उसके बाद करने को कुछ भी नहीं रह जाता है। तो इसलिए भी उसको ऐसा लेते हैं, लेकिन समाधि का मतलब मृत्यु नहीं है या मोक्ष नहीं है। समाधि का मतलब ये प्रचलन में कहते हैं प्रचलन जैसे में है। हाँ, जैसे स्वर्गीय कहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि स्वर्ग में हाँ मतलब वो समझ गई मैम थैंक यू। तो वो प्रचलन में ऐसा आ गया है। जी ठीक है? रितु जी? हाँ मैम, प्रियंका दीदी ने अपना भेजा है क्वेश्चन। हुँ। समाधि के दो प्रकार, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। अगर सबीज समाधि में हमें बाहरी वस्तु की जरूरत पड़ रही है, तो वो समाधि में ही क्यों आ रहा है? बाहरी वस्तु की नहीं ज़रूरत पड़ रही है। मतलब आपने जैसे अपना ध्यान हटा दिया, लेकिन मन एक जगह फ़ोकस कर रहे हैं आप, वो सबीज हो गई। और जब आप ये एफर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन हो रहा है एक जगह केंद्रित, वो निर्बीज हो गई। ठीक है? बहुत माइनर से डिफरेंस है। आप लोग जब उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ योग में पढ़ेंगे ना,
पतंजलि तो उसमें बहुत डिटेल में रहेगा, मैम तो इसमें उसमें यही हो गया ना कि जब हमें कोई सी ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वो सबीज हो गया, और जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत खत्म हो गई तो वो निर्बीज हो गया। नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत तो ध्यान के बाद खत्म हुई तभी समाधि में आए हम, लेकिन हम एफर्ट कर रहे हैं उसको एकाग्र करने की, बिना ऑब्जेक्ट के कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान वहीं पर बना रहे, वो सबीज हो गया। और जब हम वो कोशिश नहीं कर रहे लेकिन ध्यान बना हुआ है, वो निर्बीज। प्रियंका दीदी, होप मिल गया होगा आपको आंसर। चलिए प्राची जी, कुछ और बोलना चाह रहे क्या? नो मैम, वो गलती से हो गया। कोई बात, ओके। चलिए, तो आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट।